हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइट टू अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसा कि हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। तो बच्चों, अब हम इस क्लास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में। तो बच्चों, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आपने ये तो पढ़ लिया कि एसिड और बेस क्या होते हैं, लाइक आपने इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया कि आप एसिड और बेस को कैसे बताओगे कि ये एसिड है, बेस है। हमने कई तरह के इंडिकेटर पढ़े थे। हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था, लिटमस पेपर और टर्मरिक भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी पढ़े थे, जहाँ पे हमने अनियन के बारे में पढ़ा। अनियन के अलावा हमारे पास वनीला एसेंस और हमारा जो क्लोव होता है, यानी कि जो लौंग होता है, इंग्लिश में उसे क्लॉव बोलते हैं। तो हम उसे क्या करते हैं कि वो भी हमारा जो है एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जो कि हमारे स्मेल से हमें हेल्प करता है एसिड और बेस को बताने के लिए। अब ये सारे ही जितने हमने पढ़े हैं ना बच्चों, हमने ये जितने भी पढ़े हैं सब कुछ, कि लाइक ये एसिड है या बेस है, ये सब एक तरीके से क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होता है बच्चों? कि क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी से रिलेटेड होता है, यानी कि आप एक तरीके से यहाँ पे जैसे अच्छा और बुरा होता है, वैसे यहाँ पे एसिड और बेस है। आप या तो उसको एसिड बता रहे हो या बेस बता रहे हो, ऑन बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टेस्टेड। ठीक है बच्चों। बट अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव, लाइक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या फिर यानी कि अब हम एसिड और बेस को क्वांटिटेटिवली डील करना चाहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ गई क्वांटिटी। क्वांटिटी इज रिलेटेड टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है? नंबर से। नंबर्स यानी कि जैसे हमारे मैथ्स में होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और क्वालिटेटिव में क्या होता है? हमें यहाँ तो यही बता सकते हैं कि या तो ये एसिड है या बेस है। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस पोर्शन, विच पोर्शन? क्वांटिटेटिव पोर्शन। तो यहाँ पे बच्चों जब बात आती है क्वांटिटेटिव की, यानी नंबर्स में आपको बताना हो कि ये एसिड है, ये बेस है, और दूसरी चीज, इसका फायदा क्या होता है क्वांटिटेटिव का, आप ये भी बता सकते हो कि अगर 2 एसिड आपके पास है, तो उन 2 एसिड में से कौन सा एसिड ज़्यादा एसिड है? यानी कि कौन जो है ज़्यादा अच्छा एसिड है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बहुत तरह के एसिड बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, वीक एसिड भी होता है, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस भी होता है। तो ये तो एक तरीके से क्वालिटेटिव हो गई, मैंने बता दिया। बट क्वांटिटेटिव में आप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स बता सकते हो कि हमारे पास जो है वो कितना अच्छा एसिड है या कितना अच्छा बेस है। अब ये चीज़ बताने को के लिए आपकी ये जो हेल्प करता है, वो कौन हेल्प करता है बच्चों? वो हमारा जो टर्म है वो हेल्प करती है पीएच स्केल। दिस पीएच स्केल हेल्प्स अस टू टेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स कि कौन सा एसिड कितना अच्छा एसिड है या कौन सा बेस कितना अच्छा बेस है। अगर हम पीएच स्केल के बारे में बात करें तो बच्चों इट इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या करता है? डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कंसंट्रेशन शो करता है आपको। किसका कंसंट्रेशन? एच का कंसंट्रेशन। बेसिकली बच्चों, अगर मैं आपको पीएच का मैथमेटिकली बताऊं तो पीएच को हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? माइनस ऑफ लॉग एच प्लस का आयन। तो हम इसे क्या करते हैं? हम इसे एच प्लस की टर्म में जो है लिखते हैं। इसी से हमारा जो है बेस के बारे में भी पता चल जाता होगा। बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा कि बेस का कैसे पता चलता होगा। तो बच्चों यही से हमें पता चल जाता है। इसका जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली लाई करती है जीरो से। आप यहाँ देख सकते हो, मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जीरो लिखा है। जीरो से इसकी वैल्यू नॉर्मली लाई करती है 14 तक। जो 14 वाली साइड होती है हमारी, वो बेस वाली साइड हो जाती है। और जो जीरो वाली साइड होती है वो हमारी एसिड वाली साइड हो जाती है। जैसा कि आप इसके फॉर्मूले में देख सकते हो, ये हमारे पास कंसंट्रेशन का जो होता है सिंबल होता है। यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन लिखा, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ये भी तो देखो, नेगेटिव लिखा है। यानी कि जितना ज्यादा ये कंसंट्रेशन होगा, आपका पीएच का वैल्यू उतना कम होगा। और जितना ज्यादा आपके पास एच प्लस होता है ना बच्चों, आपका एसिड उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक HCl ले लिया मैंने और एक ले लिया CH3COOH। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो बच्चों HCl जो होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वेयर एज CH3COOH वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। तो जो HCl है वहां पे आपको H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा दिखने वाली है। अगर H प्लस ज्यादा दिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये जितना ज्यादा पीएच उतना कम, तो इसलिए HCl की वैल्यू जो है हमें कम देखने को मिलती है। अब ये डायग्राम मैंने आपका एनसीईआरटी से उठाया है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बीचों बीच क्या लिखा है? न्यूट्रल 7।
यानी कि 1 टू 17, अगर आप 14 को हाफ डिवाइड करो, 14/2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो 7 आ जाएगा। 2 के पहाड़ा, 2 के टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो बस बेसिकली क्या करा है कि आपके पास आपने एक टेबल, एक चार्ट बना लिया, एक लंबा सा चार्ट, उसे डिवाइड कर, उसे कहाँ से 0 से 14 तक उसकी नंबरिंग कर दी, लेबलिंग कर दी, और उसको बीच में से हाफ कट कर दिया, कहाँ, 7 पर, विच इज एट न्यूट्रल पॉइंट। अब क्या होता है, 0 से 7 आपके पास होता है एसिडिक, और 7 से 14 आपके पास होता है बेसिक। देखो यहाँ पे लिखा भी है, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, और ये एरो है इस तरफ, यानी कि आपका जो है 7 से अगर वो जैसे ही इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाता ही चला जाएगा, वहां पे आपका क्या है, इंक्रीजिंग होता जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे जो आपका एसिड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा इस वाले से, यानी कि इस वाले से, ताकि मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये येलो वाला है, मैंने यहाँ पे दो एसिड ड्रॉ करे, एक रेड में और एक येलो में। तो जो रेड वाला है वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि उसका H प्लस ज्यादा, उसका पीएच कम, और ये जो वैल्यू है ये सब किसकी है, पीएच की है। इट इज अ पीएच स्केल, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पीएच स्केल की हो रही है। और यहाँ पे हमारा जितना ज्यादा नंबर होगा, लाइक 14 इज मैक्सिमम, अगर आप इस तरफ जाओगे तो इस तरफ आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं कि एक मेरा बेस यहाँ पर है, और दूसरे पेन से शो करूं एक मेरा बेस यहाँ पर है, तो मेरा रेड वाला ज्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू येलो वन। सिमिलरली एसिड में भी यही है कि मैं जो जितना एंड की तरफ जाएगा, यानी कि उस दूसरे तरफ के एक्सट्रीम पे जाएगा, वो उतना ज्यादा वो कैरेक्टर जो है पॉजेस करेगा। इस तरफ अगर आप जाते चले जाओगे आप बेसिक होते चले जाओगे, इस तरफ आप जाते चले जाओगे आप एसिडिक होते चले जाओगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा और हम जानते हैं इस पीएच के बारे में। तो इम्पोर्टेंस देखते हैं हम, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच एवरीडे क्या होती है। आपका जो ये पीएच है, इसका इसको आप एवरीडे लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो। तो आप ये चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट ये आपको कलर्ड दिखा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन लिखी है कि डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, तो यही चीज आपको जो है यहाँ पे देखनी है कि ये नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 से 14 तक, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये वाली ये 7 है, ये न्यूट्रल है जो पिछले बार में दिखाया था। जितना आप इस तरफ चलते जाओगे उतना आप बेसिक कैरेक्टर के लिए होते जाओगे, मतलब बेसिक कैरेक्टर आपको उतना अचीव होता जाएगा, और जितना आप इस तरफ जाओगे आपको एसिडिक कैरेक्टर उतना ही अचीव होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप कलर देखोगे तो एकदम से ब्लू वाला कलर किसका हो गया है, बेस का, और रेड वाला कलर एक तरीके से रेड डार्क होता जा रहा है, नहीं, रेड वाला कलर किसका हो गया, एसिड का। अब आप वो वाली ट्रिक याद करो जो मैंने आपको याद करवाई थी, BAR वाली। मैंने कहा था ए स्टैंड कर रहे हैं एसिड के लिए, तो एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर देता है। अब ब्लू जो होता है वो होता है हमारा बेस के लिए, वो क्या कन्वर्ट कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। रेड को मैं यहाँ पे, यहाँ वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या होता है कि आपका जो एसिड है, आप यही से जो है कलर का कलर देखो कि कैसे पीएच स्केल ने कलर को डिवाइड करा है। अब वो ब्लू से हल्का लाइट ब्लू होते 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 देखो ग्रीन सा कलर यहाँ पे आ गया, तो बीच में आपका क्या आने लगता है, ग्रीन कलर आने लगता है, जो आपका कम बेसिक होता है। और जो न्यूट्रल न्यूट्रल होता है वो तो एकदम से, मतलब एक तरीके से लाइट ग्रीन या पेल ग्रीन कह लो। उसके बाद देखो यहाँ पे येलो कलर आ गया, येलो कलर आते आते फिर आपका बीच में यहाँ पे ये आप ऑरेंज भी कह सकते हो, ऑरेंज से होता होता वो क्या है, फाइनली रेड चला जाता है। तो इस तरीके से आपके जो है कलर होते हैं। अब वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट क्यों करता है, क्योंकि जो एसिडिक है वो हमारा रेड होता है, तो अगर वो एक एसिड हुआ तो वो रेड में रहना पसंद करेगा, एसिडिक जो है रेड में है, रेड में रहना पसंद करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो सब मैं क्या था कि ये पीएच का मैंने आपको थोड़ा समझाया था, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हमें और भी चीजें यहाँ पे पढ़नी है, तो ज्यादा ही अ, ओवर राइटिंग हो जाएगी फिर, इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेरे ख्याल से कलर का समझ गए होंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें ये देखना है कि ये पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ में। जब तक आप एवरीडे यानी कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से किसी साइंस के फिनोमेना को कनेक्ट नहीं करते हो, आप तब तक उस चीज को उतने अच्छे से नहीं समझते हो। तो आपको, आपने ये तो पढ़ लिया साइंस की डेफिनेशन की, पीएच हमारा ये होता है कि हमारे क्वांटिटेटिवली हमें एसिड बेस के बारे में बताता है, बट व्हाट अबाउट इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू, एवरीडे लाइफ में हमारा पीएच कहाँ आता है, कैसे आता है, अब हमें वो समझना है। तो पहला हम समझते हैं एक्वेटिक लाइफ। तो बच्चों होता क्या है कि
अगर एसिडिक यानी कि 7 से कम आपका आपका पीएच है या बहुत ज़्यादा कम पीएच है, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है? कि वहाँ पे आप मर जाओगे अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो, ठीक है? अगर आपने सुना होगा जैसे नॉर्मली हम घरों में तेज़ाब यूज़ कर लेते हैं, तो कितना हमें ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता है कि तेज़ाब से क्या होता है, जल जाता है इंसान, तो वो एक एसिड होता है, वो हमें जला देता है। तो दैट्स व्हाई एसिड इज़ सो हार्मफुल। एसिड में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एक्विटिक, यानी एक्विटिक इज रिलेटेड टू वाटर। अब होता क्या है कि अगर जो ये बारिश हो रही है बच्चों, अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो गया ना, तो वो एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो जिसकी वजह से ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा है। तो उसका एक और जो है इफेक्ट हमें देखने को मिलता है एसिडिक एसिड रेन का, कि अगर आपका पानी जो है वो एसिडिक हो गया, तो उसके अंदर की जो एक्वेटिक लाइफ है उसका सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पढ़नी है कि अगर आपका पीएच 5.6 से कम हो गया, तो आपका जो रेन है, जो एस वो कन्वर्ट हो जाएगी एसिड रेन में, ठीक है? सिमिलरली हम सेकंड देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपने कभी सुना होगा कि किसी को कहते हुए कि मेरे पेट में तो एसिडिटी हो गई। एसिडिटी क्यों होती है? वो वाला पोर्शन मैंने आपको समझाया था बायोलॉजी वाले में, जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, जब हमारे स्टमक में ज़्यादा एचसीएल रिलीज़ हो जाता है। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो गया, तो अब आपको उससे न्यूट्रलाइज़ कैसे पढ़ोगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बताई है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट का फॉर्म कर देते हैं। तो अगर हमें पेट के अंदर रिलीज हुई एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज़ करना है, तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, हमें उसे बेस देना पड़ेगा। और उस टाइम पे हम क्या, और हम उस टाइम पे जो ट्रीट करने के लिए देते हैं, वो बेसिकली होता है एंटा एसिड। और जो एक एंटा एसिड हम उस टाइम देते हैं बच्चों, यानी बेस के फॉर्म में उसे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए देते हैं, हम देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप देख सकते हो कि इसका जो है यहाँ पे 10 पर इसका पीएच एक तरीके से शो करा हुआ है, और ये थोड़ा न्यूट्रल से इस इतने दूरी पर है, तो यानी कि ये अच्छा खासा बेसिक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें दिया जाता है किस टाइम पे, जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है। थर्ड वी हैव टूथ डिके। अब टूथ डिके क्या होता है कि देखो, जब बच्चों आप खाना खाते हो, आपके जो टीथ पे है बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया आने के बाद क्या करते हैं, वो एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों के दांत जो है पीलापन आ जाता है, या तो इसी तरीके से जो है वो जो है अपना एसिड रिलीज करते हैं आपके दांतों के अंदर, तो वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के दांत निकालने पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आपका जो है पीएच 5.5 से नीचे चला गया, तो आपका टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आपको पढ़ना था कि टूथ डीके में हमारा क्या होता है, 5.5 से नीचे अगर चला जाता है। वैसे अगर नॉलेज के लिए बताऊं, तो हमारे जो दांत होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, कैल्शियम फोस्फेट से बने हुए होते हैं। ये हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है? बट अगर इसका पीएच 5.5 से नीचे चला गया, तो ये जो है डिके होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ भी है हनी बी स्टंग, यानी कि जब हनी बी आपको काट जाती है, तो आप देखते होंगे कितना बड़ा सूज जाता है आपके चेहरे पे, या फिर कहीं पर भी जब आपको हनी बी ने काटा होता है। तो उस टाइम पे आपको क्या एडवाइस किया जाता है कि जाके बेकिंग सोडा लगा लो, जो कि आपकी किचन वगैरह में होगा, या कुछ ऐसी चीज, यानी कि जो आपका हनी बी है वो एसिडिक है, और उसके ऊपर अगर आप बेस का प्रिकॉशन लोगे, अगर आप उसका जो है बेस को यूज करोगे, तो आपका जो है एक तरीके से रिलीफ आपको मिलेगा, आराम आपको मिलेगा। ठीक है? तो हनी भी क्या हो गया, एक एसिडिक वो हो गया, और उसको जो है उससे आराम पाने के लिए आपको क्या करा जाता है, बेकिंग सोडा लगाने के लिए कहा जाता है, जो कि आपका क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है बच्चों, एक ये टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो नेचुरल सोर्स है, यानी कि जो आपके पास फ्रूट होता है ऑरेंज, वहां पे उसमें आपको बताया गया है कि इन इनमें आपके पास कौन से एसिड मिलते हैं। अब ये नॉलेज के लिए है, कभी चाहा तो कोई आपसे बोर्ड में पूछ सकता है। तो अगर आपको स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100, तो ये चीज आपको पढ़नी ही पड़ेगी, या फिर 90 प्लस स्कोर करना है। तो जो बच्चे इतना स्कोर करने का सोचते हैं, तो उन्हें तो सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। अब अ, हो सकता है कुछ बच्चे इसे पढ़ना छोड़ दे। प्लस कंपटीशन के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो कंपटीशन में भी ऐसा आ सकता है। ये तो बहुत पूछा जाता है, आर्न स्टिक में क्या होता है, ये होता है मेथनोइक एसिड। तो नेटल स्टिंग, यहाँ पे भी मेथनोइक एसिड, यानी कि बेसिकली आपको जो स्टिंग मतलब किसी का डंक, जिसने काट लिया, चींटी काटती है तब भी मोटा हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, मेथनोइक एसिड की वजह से। लेमन लेमन में हमारा क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, आपको अपने आप ही सारी चीजें इतने अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, इतने अच्छे से याद हो जाएंगी। टमाटो टमाटो देखो, टमाटर मतलब इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑक्जेलिक
एसिड होता है। तो ये सब क्या है कि अगर आप याद करते रहोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, सारी चीज़ें आपको जो है आराम से याद हो जाएँगी। ठीक है बच्चों? अब यहाँ तक हमने बात करी अपनी किसकी, एसिड एंड बेस की। तब से हम अपनी एसिड एंड बेस की ही बात करते आ रहे हैं। अब हमें एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ वी विल मूव टू सॉल्ट्स। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉल्ट। तो पहले तो हम सॉल्ट का पीएच भी देख लेते हैं। तो बच्चों थोड़ा-सा जानकारी हम सॉल्ट की ले लेते हैं। तो सॉल्ट मैंने आपको क्या बताया था कि एसिड प्लस बेस से हमारा सॉल्ट बनता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो आपका जो पीएच होता है वो 7 होता है सॉल्ट का। बट अगर आपका जो है कहीं हो सकता है कि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो, वो वीक हो, और एसिड स्ट्रॉन्ग हो, या इसका उल्टा हो सकता है कि एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो उस केसेस में आपका जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसके तरफ ज़्यादा पीएच होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ कि आपका वीक बेस है, यानी कि मैंने WA लिख दिया, नहीं मैंने लिखा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ ली है? बेस ली है। तो जो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, जो पीएच है वो उसकी तरफ जो है लाई करेगा। तो जो इसका बेस का पीएच होता है वो 4 से 14 होता है। तो कहीं न कहीं स्टार्टिंग में 8, 9, 8 से 9, 7 से 8 के बीच में जो है इसका पीएच जो है लाई करेगा, यानी 7 प्लस एक तरीके से इसका पीएच रहने वाला है। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस जो है यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो इसका जो है 7 से कम रहता, यानी 7 मैं माइनस लिख देती हूँ, ठीक है? बट यहाँ पे ये नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, ये तो मैंने सॉल्ट के पीएच के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज दे दी कि कैसे होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। सॉल्ट्स कब फॉर्म होते हैं? एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट है जिनको आपको पढ़ना है। उनमें से पहला है आपका CaOCl2 जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हो, NaHCO3 जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हो, Na2CO3 जिसे आप वॉशिंग सोडा कहते हो। अब फोर्थ है आपका ये बेस, ये तो आपका बेस होता है, ये कोई ऐसा सॉल्ट वॉल्ट नहीं होता, ये आपका हाई सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है। सॉल्ट तो आपके बस ये 3 ही हैं बच्चों, ठीक है? तो अब आपको दूसरी चीज़ क्या है कि इनके फॉर्मूला और इनके नेम याद करने हैं। पता चले कि ब्लीचिंग पाउडर आ गया और लिख कर आ गए आप NaHCO3 और या किसी और का आ गया। हाँ, कन्फ्यूज़न इन दोनों में बहुत होती है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे वॉशिंग वर्ड आया है, तो वॉशिंग एक तरीके से किसकी मदद से होती है? पानी की मदद से होती है। बिना पानी के तो आप किसी कपड़े को वॉश कर ही नहीं सकते हो। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि पानी यानी एच, तो कहीं न कहीं कहीं कभी आप इसे बना दो, नहीं आपको उल्टा क्रिएट करना है। आपको ये बनाना है कि जगह अगर इसमें वॉशिंग में एच आता है ना तो इसका ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा, आपको याद करना है ये कैसे भी ट्रिक, मैंने यही ट्रिक बना रखी है कि अगर वॉशिंग वर्ड आ रहा है ना तो NaH नहीं है, वो क्योंकि बेकिंग सोडा है, ठीक है? अगर वॉशिंग वर्ड आया है तो इसका है जिसमें एच नहीं है इसका उल्टा होगा। मैंने इसका इसी तरीके से ट्रिक बनाई थी और मुझे आज तक ये अच्छे से याद रहता है कि जैसे ही वॉशिंग वर्ड आता है यानी कि एच वाला नहीं है। ये ट्रिक मत बना लेना कि वॉशिंग मतलब पानी, पानी मतलब एच है और एच वाला होगा, नहीं। इसका उल्टा आपको जो है याद करने की ट्रिक बनानी है बेसिकली, ठीक है? अब हमें वन बाय वन इन सभी सॉल्टों को देखना है, पढ़ना है, प्रिपरेशन देखनी है, इनके यूज़ देखने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, NaOH की, जो कि हमारा बेस है, सॉल्ट नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम, यानी दिस इज़ Na और OH इज़ हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है? इस पूरे को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों इससे पहले एक बात और आपको बतानी है कि ये जितने भी सॉल्ट हैं, ये सारे सॉल्ट एक तरीके से किनसे प्रिपेयर हो सकते हैं? NaCl। अब NaCl की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास होता है कॉमन सॉल्ट, यानी कि आप जो नमक यूज़ कर रहे हो अपने घर में, टेबल सॉल्ट कह लो, कॉमन सॉल्ट कह लो, ये वो चीज़ है। तो ये हमारे पास कहाँ से मिलता है? ये हमें समुद्र से मिलता है। समुद्र हमारा नमकीन होता है, तो क्या होता है कि जब हमारा कुछ जगहों पे जब हमारा पानी सूख जाता है और जहाँ पे नहीं सूखता ऐसा नहीं है, वहां से भी निकाल लेते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं निकालने के। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि इसके ब्राउन कलर के बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। अब वो ब्राउन कलर के क्यों होते हैं? ड्यू टू इम्प्योरिटीज हमारे वो जो ब्राउन कलर के होते हैं। बस वो क्रिस्टल निकाल लो और फिर उनसे जो है हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वहां से प्योरीफाई करने का, नमक को निकालने का। नमक से रिलेटेड ही आपके दिमाग में एक चीज आती होगी, डांडी मार्च, जो कि गांधी जी ने करी थी हमारे लाइक स्वतंत्रता की जब भी बात आती है तो हमारा डांडी मार्च भी दिमाग में आता है। नमक की इम्पोर्टेंस कितनी होती है वहाँ हमें पता चलता है, हमारे देश ने कितनी लड़ाई लड़ी थी इसके लिए, है ना बच्चों? तो इसके अब हमारे क्या है कि हमें ये जानना है कि ये जो जितने भी लिखे हैं इनकी सबकी प्रिपरेशन केवल किससे हो जाएगी? हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो NaCl ही रहने वाला है। NaCl से ही हमारी जो है इन सबकी
प्रिपरेशन हो जाएगी, वो हम देखेंगे कैसे होती है। ठीक है बच्चों? तो हम NaOH देख रहे हैं। अब NaOH में क्या होता है कि बच्चों जो हमारा NaCl होता है ना, उसमें जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा देनी है और हमारा फॉर्म हो जाता है NaOH सिंपली। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या होता है कि हमने एक्वस ले लिया, इसको H2O हमने इसको पानी दे दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का मतलब है आपने किसी चीज़ को तोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी देकर। फिर आपके पास यहाँ पे क्या मिलता है, आपको यहाँ पे फॉर्म हो जाता है NaOH और आपका फॉर्म होता है Cl2 प्लस H2O। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्लस है, अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे क्या है, Na प्लस है और Cl नेगेटिव है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये Cl2 है, एलिमेंटल फॉर्म में सारे एलिमेंट अपने जीरो होते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 से 0 की तरफ गई है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जब भी बच्चों यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना, तो आप आगे जाके केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये यहाँ पे क्या है, एनोड, और एक तरफ यहाँ पे एनोड होगा जहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी तरफ हमारा कैथोड होगा जहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये यहाँ पे कहाँ पे होगा, एनोड वाली साइड होगा, क्योंकि एनोड में हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। और देखो यहाँ पे लिखा भी है कि क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है ना। अब अगर आप H का देखो तो H यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H 0 में है और यहाँ पे H +1 में है। तो वो +1 से 0 में चला गया, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर उसका रिडक्शन हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, सिंपली कैथोड में जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एनोड, कैथोड ये सब क्या है, ये सब थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी और थोड़ी बहुत आपको आपकी हायर क्लासेस में जाकर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी आप इतना जान लो कि एनोड में हमारा क्लोरीन होता है और कैथोड में हमारा हाइड्रोजन होता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया एंड यहाँ नीचे से हमारा ब्राइन कंटेन NaOH जो है वो निकल गया। अब इसके यूज क्या होते हैं, इसके कुछ यूज यहीं पे लिखे हुए हैं, जैसे कि क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो ये वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, यानी जो बच्चे स्विमिंग जाते होंगे उन्हें पता होगा, क्लोरीन से उनका पानी जो है साफ किया जाता है, गंदगी साफ की जाती है। एक हमारे पास होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें भी जो है इसका यूज होता है। फिर भी है PVC, PVC भी आपने पढ़ा होगा ना, तो पीवीसी में भी यहाँ पे जो है इसका यूज़ होता है। हाइड्रोजन की थोड़ी बात कर लूँ तो हाइड्रोजन का सबसे बड़ा यूज़ आज की डेट में फ्यूल्स है। आज की डेट में अगर आप लोग एक्टिव स्टूडेंट होंगे, आज के में साइंस में क्या हो रहा है, क्या नहीं, अगर वो सब में नज़र रखते होंगे तो आपको पता होगा कि पेट्रोल से शिफ्ट होकर हम लोग ट्राई कर रहे हैं हाइड्रोजन पर आ जाएँ, क्योंकि हाइड्रोजन एक क्या है, बहुत अच्छा सोर्स है, यानी प पॉल्यूशन फ्री है और उसके और भी जो है फ़ायदे रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमारे पास क्या है, NaOH की फॉर्मेशन हो गई, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई किसमें, NaCl में, प्लस H2O भी रखना है उसमें, तब हमारा क्या फॉर्म होता है, NaOH फॉर्म होता है। इसके साथ साथ हमारी क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होती है। तो ये रिएक्शन आपको जो है याद करनी है। क्वेश्चन बस इतना आएगा कि पूरा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन, यूज, ये सब लिखो। जिन बच्चों ने ये डायग्राम बनाया उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर मार्क्स बटोरना है तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको लिख कर आनी पड़ेंगी और ये रिएक्शन जो है याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव आवर फर्स्ट स्टॉल व्हिच इज़ CaOCl2 व्हिच इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है? अब ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम प्रिपरेशन देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये स्लेक्ड लाइम है, कैल्शियम OH को होल्ड वाइज, प्लस अगर हम इसे क्लोरीन के साथ करें। अब ये क्लोरीन क्या है बच्चों, ये जो क्लोरीन यहाँ पे रिलीज़ हो रही है ना, ये यहाँ से जो निकल रही है क्लोरीन, ये यहाँ पे इन्होंने यही वाली गैस ले ली है, तभी बोला गया है कि हमारा NaCl सबकी प्रिपरेशन कर देगा। पहले तो NaCl यहाँ पे खुद है, दूसरा NaCl से जो इस वाली रिएक्शन से जो हमारा Cl निकला है वो उन्होंने Cl यहाँ पे ले लिया है। अब इसके साथ रिएक्ट करा के हमारा जो है ये फॉर्म हो जाता है व्हिच इज़ आवर ब्लीचिंग पाउडर। इसके साथ हमारा वाटर भी जो है रिलीज़ होता है। अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं कि इसके यूज़ कहाँ होते हैं। अब बच्चों इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग यूज़ इन कॉटन एंड लाइनिन इंडस्ट्री, वुड पल्प, ये हमारा पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वुड पल्प। और ये क्या होता है, ये हमारा लॉन्ड्री में होता है, वॉश्ड क्लॉथ को अच्छा, आपने ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज़्यादा लड़कियों को या तो हो सकता है पता होगा, कपड़े धोने वगैरह में इसको जो है यूज़ कर लेते हैं। दाग वाग साफ करने के लिए, कपड़ों को नया बनाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए वॉश्ड क्लॉथ को लॉन्ड्री में से यूज़ करा जाता है। इसका दूसरा यूज़ क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस होए, वो होते हैं। तो ये क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होएगा। तो ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कि वाटर में से
से जो हम पानी पीते हैं उसको जर्म फ्री बनाने के लिए भी इसका जो है यानी एक तरीके से प्यूरिफिकेशन में भी ये जो है यूज़ होता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे ये ब्लीचिंग पाउडर खत्म हो गया। ये रहा इसका नाम, ये रही इसकी प्रिपरेशन और ये सारे रहे इसके यूज़। इतना ही आपको जो है लिख कर आना है और आप अच्छे से लिख कर आओगे अच्छे से। मैंने तो आपको समझाने के लिए की पॉइंट्स लिखे हैं, तो अच्छे से अगर आप लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट सॉल्व वी हैव NaH। अब यहाँ पे H आ गया तो ये वॉशिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे पास क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है हमारे पास? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे NaCl, अगेन NaCl आ गया, बोला था सब में NaCl चाहिए। अब NaCl में यहाँ पे आपको क्या करना है? पानी देना है, CO2 देना है और NH3 देना है। तब आपके पास क्या फॉर्म होगा? ये अमोनियम क्लोराइड होता है और इसके साथ आपका फाइनली फॉर्म हो रहा है ये, दिस इज व्हाट, हमारे काम की चीज ये है। और यहाँ पे हमारा फॉर्म हो रहा है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों होता क्या है कि ये तो बेकिंग सोडा हो गया। अब बेकिंग सोडा होता है आपकी किचन में, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो ना, हीट, तो आपका क्या फॉर्म हो गया? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपका फॉर्म हो गया। ये क्या है? ये आपका वॉशिंग सोडा है। ठीक है बच्चों, दिस इज योर वॉशिंग सोडा और इसके साथ आपका क्या रिलीज होता है? वाटर और CO2। यानी कि अभी आगे जाके हम वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन आपको यही पता चल गई कि आपको किसे हीट करना है। बेकिंग सोडा को आप हीट कर दो तो आपका जो है वॉशिंग सोडा जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन भी आपको याद करनी है, इसकी प्रिपरेशन भी याद करनी है, तो केवल इतनी याद करनी पड़ेगी आपको, यहाँ से काट दो इतनी। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसकी प्रिपरेशन याद करनी है वॉशिंग सोडा की, तो आपको यहाँ से याद करनी पड़ेगी केवल। समझ गए? मैंने ये पूरी रिएक्शन लिखी है बट ये पूरी रिएक्शन आपको नहीं लिखनी है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन लिखनी है तो आप केवल यहाँ तक लिखोगे। कहाँ तक? एक सेकेंड, आप यहाँ तक लिखोगे केवल। यहीं तक आपकी ये जो है आपका कंपाउंड प्रिपेयर हो गया। लेकिन अगर आपको वॉशिंग सोडा का लिखना हुआ तो आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से आप ये वाली पूरी रिएक्शन लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा यूज देख लेते हैं किसके? बेकिंग सोडा के यूज देख लेते हैं। तो पहला यूज इसका क्या है? फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा, यानी कि पहला तो यही, फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा तो यही है, वॉशिंग सोडा होगा शायद ये, है ना? ठीक है, फॉर मेकिंग सॉल्ट ऑफ वॉशिंग सोडा लिख देते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा मेक करने के लिए जो है ये यूज होता है। इसका और क्या यूज होता है बच्चों? इसका एक यूज होता है, एक तो ये एंटासिड के काम करता है। एंटासिड अभी मैंने क्या बताया था आपको? जो पेट में एसिडिटी होती है उनको रिलीफ, उससे रिलीफ पाने के लिए आप क्या करते हो? बेस लेते हो। तो एक तो आपने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैंने पढ़ाया था, सेकंड आपका क्या है? बेकिंग सोडा। इसका तीसरा यूज होता है बच्चों आपका, ये होता है हमारा सोडा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये जो है काम करता है। ठीक है बच्चों, तो इसके ये जो तीन यूज है, मैंने लिखा भी एक ही है, बाकी दो मैंने ऐसे बता दिए, एंटासिड और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट सॉल्ट, और शायद ये आखिरी है, और ये हमारे पास क्या है? नाउ दिस इज वाटर, वाटर वॉशिंग सोडा। यहाँ पे एच नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्या है, एक रिएक्शन लिखी है कि इसमें जो है टैन, हमारे पास क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। अब इस चीज को अभी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ये क्या चीज लिखी है, हम इसके यूज देख लेते हैं। यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर। सोप यानी साबुन जो आप यूज करते हो उसमें भी यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स में होता है। क्लीनिंग एज एजेंट में होता है। रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर में क्या होती है बच्चों? दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्पररी और परमानेंट। तो ये जो है परमानेंट वाली को हटाने में जो है यूजफुल रहता है। अब बात करते हैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है बच्चों? मैंने इसे पानी के साथ, यानी कि क्या मैंने इसे गीला कर दिया, मैंने इसे वेट कर दिया? कुछ ऐसा है कि मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया या तो ये गीला हो गया? तो बच्चों यहाँ पे बात आती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा जो सॉल्ट का फॉर्मूला होता है उसमें हमारे कुछ मोल्स एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर के होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। एक सेकेंड, ज्यादा ही हो गया, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं अच्छे से, है ना? हाँ, तो यहाँ लिख देती हूँ, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है? ये हमारा फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल का, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल।
फ्यूल। तो जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिखा रखा है कि हमारे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट आप कैसे लिखोगे? CuSO4। अब इसका पूरा फॉर्मूला होता है .5H2O। अब हमने तो केवल एक पाउडर लिया था, हमने उसे हीट करा तो वहां पे हमने देखा कि अपने आप ही वाटर वेपर्स जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई है। तो वो कहाँ से आई है बच्चों? क्यों? क्योंकि इसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले में हमारा फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वेट वूट करने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। बिना वेट करे भी अगर आप उसको हीट करते हो या कुछ करते हो तो उनमें से जो है वेपर्स यानी पानी के जो है कुछ अवशेष में ऐसे आ जाते हैं आपके ऊपर, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें जो है पानी की मौजूदगी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, क्या? जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जिप्सम क्या होता है बच्चों? जिप्सम वी हैव CuSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा होता है CuSO4 डॉट हाफ H2। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप 1/2H2O अगर आप ऐड करते हो तो आपका क्या फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है। रिएक्शन मैंने थोड़ा उल्टी लिख दी है, क्योंकि पहले आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस आना चाहिए था तो आपका सीधी बैठती। बट आप इसे समझ लो कि अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5H2O आपने वाटर ऐड कर दिया तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है? जिप्सम फॉर्म हो जाता है। तो जो डॉक्टर आपका प्लास्टर करते हैं, जो वो हार्ड सब्सटेंस फॉर्म होता है ना बच्चों, वो हमारे पास जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप पानी मिलाते हो और उसके बाद जब हार्ड सब्सटेंस फॉर्म होता है ना, दिस इज व्हाट वी हैव, जिप्सम। और इससे पहले आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ लिया होगा, उसके पीछे जो है एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर का रहना, यानी कि यहाँ पे जो है ये आपका ऐसा नहीं है कि आपने इसे वेट वूट कर दिया, ये इसका क्या है? अपना एक फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे पानी की बात आ गई ना वॉशिंग सोडा में, तो यहाँ पे पानी के मोल्स भी अपने आप आ गए साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज की इस क्लास में क्या बात करी? सॉल्ट की बात करी, पीएच की बात करी, एंड फाइनली हमने क्या देखा? अपना जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी देखा बच्चों। सो ये चैप्टर था आपका क्या? एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हमने पहली क्लास में अपना एसिड बेस के बारे में बात करी, नेक्स्ट क्लास में मतलब आज की क्लास में हमने अपना पीएच कंप्लीट कर लिया, हमने कुछ सॉल्ट डिस्कस करे, उनकी प्रिपरेशन और उनका यूजेस क्या होते हैं हमने वो सब देखा। फाइनली वी हैव टॉक अबाउट जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस आल्सो। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर में आपका इतना ही पोर्शन था, ये सभी आपको पढ़ना था। इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, इस चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चों। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, थैंक यू।